गहरी ठंड का प्रकोप जारी था। हवा इतनी तेज और सर्द थी कि शरीर को पल भर में जमा देने का एहसास करा रही थी। एक गांव के अंतिम छोर पर गोपाल का और उनका 10 साल का बेटा अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ ठंड की मार। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा, अभी बस कुछ देर में तुम्हें खाने देती हूँ। सुनिए, आप जाकर कुछ राशन ले आइए। हमारे रवि ने कल से कुछ खाया नहीं है, कहीं वो ये ठंड और भूखमरी से बीमार न पड़ जाए। राधिका, शुभ शुभ बोलो। हमारे रवि को कुछ नहीं होगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ा राशन लेकर आता हूँ। गोपाल टूटी हुई चप्पल में, तेज हवा और जमा देने वाली ठंड में ओस से सनी सड़क पर अकेले दुकान की ओर निकल पड़ता है। उसका हर कदम एक संघर्ष था। गोपाल थोड़ा सा किराना के सामान लेकर वापस से झोपड़ी में लौट आता है। सुनिए जी, देखिए हमारे रवि को क्या हो गया। इसे बहुत तेज बुखार आ गया है। इसका शरीर इतना ठंडा पड़ गया है जैसे बर्फ हो। मैंने इसे कंबल से भी लपेटे हुए रखा है, पर फिर भी ये ठंड और बुखार से कांप रहा है। हे ईश्वर, ये तू क्या कर रहा है? राधिका, कहीं ये कड़ाके की ठंड अपने बेटे की जान ना ले ले। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा पाऊं। अजी, जल्दी कुछ करिए ना, रवि की हालत बिगड़ रही है। राधिका, मैं अभी जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ। रवि को थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। मैं अभी आता हूँ, तुम तब तक रवि का ध्यान रखना। जी, जल्दी जाइए। मैं रवि का अच्छे से ध्यान रखूंगी। हम रवि को कुछ नहीं होने देंगे। गोपाल बिना समय बिताए अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से जंगल की तरफ निकलता है। गोपाल ने जैसे ही कदम बाहर रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर बर्फ चुभा दी हो। कड़ाके की ठंड के साथ साथ तेज चीखती हुई हवा चल रही थी। जंगल पहुंचकर गोपाल ने जल्दी से सूखी टहनियाँ और लकड़ियाँ बटोरी। उसके हाथ इतने ठिठुर रहे थे कि उससे लकड़ियाँ भी नहीं बटोरी जा रही थी। गोपाल लकड़ियाँ बटोरकर जल्दी से जल्दी झोपड़ी की ओर चला जाता है। राधिका ने तुरंत आग जलाई, लेकिन झोपड़ी की दरारों से आती बर्फीली हवा के सामने ये गर्माहट पर्याप्त भी नहीं थी। रवि का बुखार अब भी कम नहीं हुआ। अजी सुनिए, आप कुछ करिए ना, हमारा बेटा अभी भी बुखार से तप रहा है। हमारे बेटे को वैद्य की जरूरत है। आप इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाएंगे ना? राधिका, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और अस्पताल में बहुत पैसा खर्चा होगा। देखिए, आप कुछ भी करिए, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करिए, लेकिन रवि को अस्पताल लेके जाइए। यदि रवि को सही समय पर इलाज नहीं मिला तो हमारे बेटा इस ठंड की मार में अपना दम तोड़ देगा। जल्दी कुछ करिए जी, नहीं तो ये ठंड हमारे बेटे की जान ले लेगी। राधिका, तुम रोना बंद करो। मैं अपने रवि को कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका, मैं जा रहा हूँ।
मैं जमींदार साहब से मदद मांगूंगा, वो अपनी मदद जरूर करेंगे। गोपाल अपने सेठ के पास बड़ी उम्मीद से लेकर मदद की गुहार लगाने जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे गोपाल, तुम यहाँ? चलो बताओ क्या बात है, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? कहीं खेत में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना तुमने? नहीं नहीं सेठ जी, खेत में तो सब ठीक है। सेठ जी, मैं तो आपके पास एक मदद की उम्मीद लेकर आया हूं। अब आपका ही सहारा है सेठ जी। मुझे मना मत करिएगा सेठ जी, कृपया मेरी मदद करिएगा। हाँ, बोलो गोपाल, क्या हुआ? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। ये ठंड का कहर मेरे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। सेठ जी, मेरे बच्चे को मुझे अस्पताल लेकर जाना है। सेठ जी, आप मुझ पर दया करिए, मुझे कुछ पैसों की मदद कर दीजिए सेठ जी। देखो गोपाल, तुम मुझसे अगले महीने का एडवांस ले चुके हो। अब तुम मुझसे फिर से पैसे मांग रहे हो? सेठ जी, ऐसा मत कहिए सेठ जी। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था। सेठ जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा बेटा सच में बहुत बीमार है। सेठ जी, मैं आपकी खेत में 24 घंटे काम करूंगा और आपके पैसे चुका दूंगा। मदद करिए सेठ जी। गोपाल, मैं पहले से ही तुम्हारी बहुत मदद कर चुका हूं। मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता हूं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम सरपंच जी के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। शायद वो तुम में कुछ मदद कर पाए। जी सेठ जी, मैं समझ गया। मैं सरपंच जी से मदद मांगने जाता हूँ। उम्मीद है वो मेरी मदद जरूर करेंगे। गोपाल जल्दी से सरपंच जी के घर पहुंचता है। और सरपंच जी को अपनी सारी आप बीती सुनाता है। सरपंच जी से मदद की उम्मीद करता है। अच्छा, तो मैं समझा, मतलब तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है ना? जी सरपंच साहब, आप सही समझे। मेरी मदद करिए सरपंच जी, मैं मुसीबत में हूं। देखो गोपाल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। जी सरपंच जी, आपको ये रास्ता ही बता दीजिए जिससे मैं अपने बच्चे को बचा पाऊं। एक काम करो गोपाल, तुम शहर जाओ अपने बच्चे को लेकर। वहां एक अस्पताल है, वहां तुम्हारे बच्चे का मुफ्त में इलाज हो जाएगा और इलाज अच्छा भी होगा। जी सरपंच जी, मैं शहर चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास शहर जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। मैं तो बस एक साधारण गरीब मजदूर हूं। अब भाई गोपाल, मैं बस तुमको रास्ता बता सकता था जो मैंने बता दिया। अब कैसे जाओगे वो तुम देख लो, कुछ इंतजाम करो। मुझे माफ करना, मेरी बैलगाड़ी मेरा बेटा शहर लेकर गया है। धन्यवाद सरपंच जी, अब मैं चलता हूं। अब तो रात भी हो चुकी है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना पड़ेगा। गोपाल अपने बच्चे को बचाने की एक उम्मीद को लेकर सरपंच जी के घर से लौटने लगता है।
तभी गोपाल को रास्ते में उसका बचपन का दोस्त मिलता है। अरे गोपाल, बहुत दिनों बाद मिले, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, अब मैं तुमको क्या बताऊं? बस भगवान मेरी और मेरे परिवार की परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया, ऐसा क्या हो गया? तुम भगवान को क्यों कोस रहे हो? आखिर ऐसा क्या हो गया है? अरे भाई, ये ठंड के कहर से रवि बहुत बीमार पड़ गया है और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेरे बच्चे का वैद्य से इलाज करा पाऊँ। लेकिन सरपंच साहब ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं रवि को शहर ले जाऊं। वहाँ एक अस्पताल है जो फ्री में इलाज करता है, तो मैं भी ले जाना चाहता हूँ रवि को। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो भैया, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। अब मैं अभागा, मैं कैसे ले जाऊं रवि को शहर? अरे गोपाल, पहले तो तुम रोना बंद करो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी बैलगाड़ी लेकर शहर चले जाओ। अपने बेटे का इलाज करवाओ। अरे धन्यवाद भैया, मुझे तो लगा था कि ये ठंड मेरे रवि की जान लेकर ही रहेगा। गोपाल उसके दोस्त के घर जाकर उसकी बैलगाड़ी ले आता है और आधी रात को ही अपने बेटे को बैलगाड़ी में बिठाकर शहर की ओर निकल पड़ता है। रवि बेटा, बस थोड़ी देर और, फिर हम अस्पताल पहुंच जाएंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे रुको रुको, इतनी रात में आगे कहाँ जा रहे हो, वो भी बच्चे को लेकर? साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं इसे शहर वाले अस्पताल ले जा रहा हूँ। मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। देखो, तुम आगे नहीं जा सकते, आगे रास्ता पूरा बंद है। आज सुबह ही यहाँ 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इसी वजह से रास्ता बंद है। सारी गाड़ी लौट रही हैं, तुम भी लौट जाओ। साहब जाने दो ना, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो अब इस ठंड की मार को नहीं झेल पाएगा, वो मर जाएगा। साहब मुझे जाने दीजिए। देखो, मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है। कल आ जाना और बच्चे को अस्पताल ले जाना, कल ये रास्ता खुल जाएगा। ये सब सुनकर गोपाल हताश होकर वापस अपने शहर की तरफ लौटने लगता है। तभी गोपाल कुछ दूर आगे तक चलता ही है कि उसे सुनसान रास्ते में वीरान सड़क पर इस बिगड़ते मौसम में एक बच्चा खड़ा हुआ मिलता है। गोपाल की गाड़ी जब उस बच्चे तक पहुंचती है तो वो बच्चा गोपाल को आगे जाने से रोक लेता है और बोलता है, अंकल, अंकल, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो और आप इतना परेशान क्यों हो? इतनी ठंड में आप क्यों घूम रहे हो? बेटा, मेरा बच्चा, मेरा रवि बहुत बीमार है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन शहर जाने का तो रास्ता ही बंद है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे अंकल, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप मेरे घर चलो अंकल, मेरे पापा वैद्य हैं, वो आपके बच्चे को ठीक कर देंगे। और हाँ अंकल, मेरे पापा ज़रूरतमंदों लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं।
अच्छा बेटा, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या सच में तुम्हारे पापा वेद हैं? बच्चे, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? बताओ बेटा। अंकल, मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सब सच बोल रहा हूँ। आप जल्दी मेरे साथ चलो अंकल, कहीं आपके बच्चे की हालत और ना बिगड़ जाए। हे भगवान, तेरा लख लख शुक्र है, तूने तेरे एक दूत को हमारी मदद करने भेज दिया। अच्छा बच्चे, तुम जल्दी से बैलगाड़ी में जाकर बैठ जाओ और मुझे अपने घर का रास्ता बताओ। गोपाल अपनी बैलगाड़ी में उस बच्चे को बिठा लेता है और उस बच्चे के साथ वैद के घर की ओर निकल पड़ता है। अंकल, बस यहीं रोक लीजिए, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। चलिए अंकल, जल्दी से रवि को मेरे घर लेकर चलिए। अरे बच्चे, ये तुम्हारा घर तो थोड़ा पुराना लगता है, थोड़ा अजीब है सब। लगता है तुम यहाँ रहते नहीं हो। हाँ अंकल, हम यहाँ पहले रहते थे, हम अब यहाँ नहीं रहते हैं। हम 1 साल पहले ही ये घर छोड़कर चले गए थे। बस यदि कभी किसी को हमारी ज़रूरत रहती है तो हम उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। गोपाल रवि को वेद के घर ले जाता है और रवि को सुला देता है। वेद रवि का अच्छे से इलाज करता है। धन्यवाद वेद जी, आपने मेरे रवि का इलाज कर दिया। अच्छा वेद जी, आपकी फीस कितनी हुई? वैसे माफ़ करना वेद जी, मैं अभी आपकी पूरी फीस नहीं दे पाऊंगा, आधी आधी करके आपके पूरे पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं फीस नहीं लेता हूँ, मैं ज़रूरतमंद लोगों का फ्री में इलाज करता हूँ। और हाँ गोपाल, अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस इसे गोली दवाई समय समय पर खिला देना। अब देखना, ये बच्चा कल तक ठीक हो जाएगा। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हम गरीबों की मदद करके बहुत भला काम कर रहे हैं, सच में। अच्छा वेद जी, अब मैं चलता हूँ, अब बहुत रात हो गई है और मेरी पत्नी भी मेरा और रवि का इंतजार कर रही होगी, वो भी चिंता में होगी। अच्छा ठीक है, संभल कर जागा। गोपाल रवि का इलाज कराकर अपने घर की ओर निकल जाता है और पूरे रास्ते बस यही सोचता है कि कुछ तो अजीब था वहाँ। लेकिन गोपाल के मन में एक शांति थी कि रवि अब ठीक हो जाएगा। गोपाल अब मन ही मन में भगवान को धन्यवाद कर रहा था। अब गोपाल बहुत खुश था। गोपाल जैसे ही घर पहुंचता है, वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है।
और फिर से खुद भी यही सोचने लगता है कि वहाँ सब कुछ इतना अजीब क्यों था। देखिए, आप इतना मत सोचिए, अब तो अपना रवि भी ठीक हो रहा है। वैसे वो वेद जी अच्छा इलाज करते हैं। अगले दिन गोपाल अपने दोस्त की बैलगाड़ी वापस करने और उसको धन्यवाद करने अपने दोस्त के घर जाता है। धन्यवाद दोस्त, तूने मेरी मदद करके सच्ची दोस्ती निभाई है दोस्त, तुझे पता है मैं बहुत बड़ी मुश्किल में था और तूने मेरा तब साथ दिया। यदि तू कल मेरी मदद नहीं करता तो रवि का पता नहीं क्या होता। अच्छा, ये सब बातें छोड़, तू तो ये बता कि अभी अपना रवि कैसा है और तुझे शहर पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? और शहर में किस डॉक्टर से इलाज कराया था? अरे भाई, तू चिंता मत कर, अब रवि की तबीयत पहले से ठीक है। और हाँ, एक बात तो तुझे बताना ही रह गया। तुझे पता है, मैं कल शहर तो गया ही नहीं था। अच्छा, वाह वाह, रवि एक रात में ही ठीक हो गया। किस डॉक्टर से इलाज कराया था? बहुत अच्छा डॉक्टर लगता है ये तो। अरे भाई, वो हुआ ये था कि मैं शहर के रास्ते जा रहा था, लेकिन वो रास्ता तो बंद था, तो मैं उस रास्ते से लौटने लगा। तभी लौटते वक्त मुझे रास्ते में एक बच्चा मिला, जो मुझे उसके साथ उसके घर ले गया, क्योंकि उस बच्चे के पिता वेद थे। और हाँ, वो वेद बहुत अच्छे हैं, वो जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं। अच्छा, इस ऐसा हुआ था। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम रवि ठीक तो हो गया ना। वैसे तुझे वो डॉग का नाम तो पता ही होगा? हाँ, नाम बता, शायद मैं उस डॉक्टर को पहचान जाऊं। उन वैद्य का नाम मोहन राज था। वो रामपुर नगर में रहते हैं। वो सच में बहुत अच्छे वैद्य हैं। अरे दोस्त, ये तू क्या बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तुम बोल रहे हो कि तुमने डॉक्टर वेदराज से इलाज कराया है? हाँ भाई, वही वेद जी। लेकिन दोस्त, तुम उनका नाम सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए हो? सब ठीक तो है ना? बताओ भाई। परेशान? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तूने डॉक्टर वेदराज से इलाज कैसे करा लिया? अरे दोस्त, ये जो तू बोल रहा है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वेदराज और उनका पूरा परिवार 1 साल पहले ही ऐसे ही कंड की मार से बच नहीं पाए। वो 1 साल पहले ही गुजर गए। तो फिर तुमने उनसे इलाज कैसे कर लिया? इतना सुनकर गोपाल के हाथ पैर कंपने लगते हैं। गोपाल अब कुछ समझ नहीं पा रहा था और अब उसे सब समझ आ गया था कि सब कुछ इतना अजीब क्यों था। अब बस उसे डॉक्टर की लगातार एक बात ही याद आ रही थी। हम हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं।